ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। लास्ट टाइम हम लोगों का थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया था विद प्रैक्टिकल। मैंने थर्ड चैप्टर सबसे फर्स्ट आपको थ्योरेटिकल कराया था, थ्योरी एक्सप्लेन की थी, HTML का इंट्रोडक्शन जो था हमारा, जिसमें हमने काफ़ी इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने कैच किए थे। उसके बाद मैंने उसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि किस तरीके से वो हमारे जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हमें यूज़ करना है अपने प्रैक्टिकल वे में, यानी वेब पेज डेवलप करने के लिए। तो होप आप लोगों ने उस प्रैक्टिकल को अच्छे से ग्रास्प किया होगा, अच्छे से आप लोगों ने उसको गेट किया होगा। तो फिर अब प्रैक्टिकल के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे आए हैं HTML के। मैंने इसलिए नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने से पहले आपको प्रैक्टिकल बेस बता दिया था, जिससे जैसे मैं यहाँ पे आउटपुट आपको दूंगी तो आप रिलेट कर पाओगे कि वहाँ पे किस तरीके से आपको आउटपुट देना होता है लैब में। ओके, तो हम लोग अभी अपना थ्योरेटिकल कंप्लीट करते हैं पोर्शन, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर का भी प्रैक्टिकल में कोशिश करूँगी आपका कंप्लीट हो जाए। कॉज मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है प्रैक्टिकल कराने के लिए, इसलिए मैं एबल नहीं हो पाती हूँ हर चैप्टर का आपका टाइम टू टाइम प्रैक्टिकल कराने के लिए। बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि आपका प्रैक्टिकल हो, जिस चैप्टर के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल कंप्लीट होता जाए। क्लियर है? तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4, जिसका नेम है HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और ये हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक क्लास 10 कोड नंबर 165। ओके, जो मैं यूज़ कर रही हूँ बुक वो है आपकी सरस्वती फाउंडेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये जिसका कोड नंबर है 165 क्लास 10। ये बुक मैं आपका यूज़ कर रही हूँ, और इसी बुक में से मोस्टली मैं आपको टॉपिक कंप्लीट करा रही हूँ। आपके जो टॉपिक हैं डिलीटेड टॉपिक, CBSE ने 30% सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया है सारे सब्जेक्ट का। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में से जो रिड्यूस हुए हैं सिलेबस आपका जो डिलीट हुए हैं वो आपकी यूनिट 4 डिलीट हुई है इसमें से, यानी 4 यूनिट में आपका स्क्रैच और पाइथन की प्रोग्रामिंग है। इसमें जो आपका कंप्लीट प्रोग्रामिंग था स्क्रैच और पाइथन का, वो कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है, यानी आपकी यूनिट 4 कम्प्लीटली रिमूव हो गई है। अब आपको सिर्फ 3 यूनिट स्टडी करनी है, जिसमें से हम अभी फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई थी, वो इंटरनेट वाला कंसेप्ट, ये हम सेकेंड यूनिट पे चल रहे हैं। ओके, यूनिट 2। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। आज के टॉपिक में हमारे मोस्टली टॉपिक्स वही हैं जिनका इंट्रोडक्शन हम लास्ट क्लास में ले चुके हैं। जैसे कि आप लोग को बहुत सारे मैंने कंटेनर और एम्पिडी टैग पढ़ाए थे, उनमें से मोस्टली टैग जो आपके हैं वो यही टैग हैं, उन्हीं का इंट्रोडक्शन आगे दिया गया है। बट क्या है, लास्ट आपने चैप्टर में वो टैग के एट्रीब्यूट्स नहीं पढ़े थे, इस चैप्टर में वो टैग के एट्रीब्यूट्स का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि आपको ये वाले एट्रीब्यूट किस तरीके से यूज़ करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक है BR टैग। इसमें BR टैग मैं कंप्लीट नहीं करा रही हूँ आपका, क्योंकि लास्ट जो आपका चैप्टर था, चैप्टर 3 का थ्योरेटिकल पोर्शन आपका, उसमें मैंने BR टैग को एक्सप्लेन कर दिया था, और BR टैग के साथ कोई भी एट्रीब्यूट आपका यूज़ नहीं होता है। आपका सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है कि BR टैग के साथ आपका कोई एट्रीब्यूट यूज़ होता हो। और BR टैग का मैंने यूज़ आपको बता दिया था, जनरली ये लाइन ब्रेक करने के लिए होता है। जिस लेटर के बाद आप BR टैग लगाओगे उसके बाद आपकी लाइन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, वो लेटर नीचे लाइन पे आ जाएगा। तो BR टैग हम लोग इस चैप्टर में भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, BR टैग का वही उतना ही पोर्शन है, उतना ही कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, अब है हमारा HR टैग। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HR टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट और देयर एट्रीब्यूट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो HR टैग के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। HR टैग आपको पता था क्या होता है? जहाँ पे भी हमने HR टैग मेंशन मतलब लगाया है, वहाँ पे हमारा क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी इस तरीके की। अगर आप कोई भी लेटर लिख रहे हो उसके बाद आप HR टैग लगा रहे हो तो वहाँ उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। ये मैंने लास्ट प्रैक्टिकल में भी आपको करके दिखाया था और थ्योरेटिकल में भी बताया था। अब उसके साथ कुछ एट्रीब्यूट हमारे यूज़ होते हैं, हम उन एट्रीब्यूट को यूज़ करना देखते हैं किस तरीके से किया जाता है। तो यू कैन यूज़ अ अलाइंज एट्रीब्यूट, साइज एट्रीब्यूट, विथ एट्रीब्यूट एंड नो शेड एट्रीब्यूट। आप लोग ये वाले एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, अलाइंज एट्रीब्यूट, साइज एट्रीब्यूट, विथ एट्रीब्यूट एंड नो शेड एट्रीब्यूट। या फिर आप ये सारे एट्रीब्यूट एक साथ भी यूज़ कर सकते हो, उसमें ज़रूरी नहीं है आप अलग अलग यूज़ करो। अब इन एट्रीब्यूट्स का वर्क क्या होता है? सबसे फर्स्ट अलाइंज एट्रीब्यूट। अलाइंज एट्रीब्यूट का काम होता है टेक्स्ट को प्लेस करना। लाइक अगर आप अलाइंज लिख के, मैं एक एक करके इसका सिंटैक्स एक्सप्लेन करूँगी, पहले मैं एट्रीब्यूट्स एक्सप्लेन किए दे रही हूँ। अलाइंज का मतलब होता है टेक्स्ट को प्लेस करना। अगर अलाइंज के साथ आप राइट लगाओगे तो टेक्स्ट राइट में होगा, अलाइंज के साथ लेफ्ट लगाओगे तो टेक्स्ट राइट लेफ्ट में होगा, इस तरीके से।
साइज एट्रीब्यूट क्या करता है, लाइन की जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसकी लेंथ इंक्रीज करना, यानी जितना साइज आप इंक्रीज करते जाओगे उसकी लेंथ उतनी उतनी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। विथ एट्रीब्यूट में क्या होता है, उसकी विथ इस तरीके से जितनी जितनी आप विथ नंबर लिखते जाओगे उतनी उतनी उसकी विथ इंक्रीज होती जाएगी। नो शेड एट्रीब्यूट क्या होता है, यानी आपकी जो लाइन में इस तरीके की हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप देखें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई अब हमारी। अब जब हॉरिजॉन्टल लाइन आती है तो वो कुछ थोड़ी डार्क होती है, अगर आप नो शेड लगाओगे तो वो बिल्कुल ग्रे कलर में हल्की होगी, वो बिल्कुल भी डार्क एंड नहीं होगी, यानी बोल्ड नहीं होगी। तो ये नो शेड एट्रीब्यूट का काम हो गया। नो शेड की जगह आप कलर एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हो, क्या करने के लिए, कलर को, लाइन को कलर करने के लिए। अब हम सिंटैक्स देखते हैं इसका। तो सबसे फर्स्ट मैंने अलाइंज एट्रीब्यूट की बात की थी, तो अलाइंज एट्रीब्यूट का सिंटैक्स है, हमने HR टैग लगाया और HR में हमने लिखा अलाइन इज इक्वल्स टू राइट। अब मैंने कैपिटल में लिखा है, अगर आपको स्मॉल में भी लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, बट सारे लेटर स्मॉल ही होने चाहिए। फिर ऐसा नहीं है कि एक आपने कैपिटल से स्टार्ट कर दिया फिर स्मॉल लिखें, कैपिटल लिख रहे हो तो सारे कैपिटल, स्मॉल लिख रहे हो तो सारे स्मॉल, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे अलाइंज की, मैंने लगाया HR अलाइंज राइट। तो अब जो आपकी वेब पेज में लाइन दिखेगी वो किस साइड आएगी, राइट साइड, इस तरीके से। ये रहा आपका आउटपुट अलाइंज राइट का। इस साइड आपकी लाइन नहीं आएगी, फुल लाइन नहीं ड्रॉ होगी, सिर्फ राइट साइड में आपकी क्या होगी, एक अलाइंज में राइट साइड में लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ऐसे आप सेंटर लगाते तो बीच में एक लाइन ड्रॉ होती सिर्फ। ये था आपका किसका, अलाइंज एट्रीब्यूट का काम। समझ में आया। अब बात कर रहे हैं HR साइज की, तो मैंने बताया था साइज एट्रीब्यूट का वर्क होता है लेंथ इंक्रीज करना। मैंने 4 लिखा है तो लाइन आपकी इतनी बड़ी होगी, फिर इंक्रीज करोगे तो लाइन क्या होगी, फिर इंक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है HR विथ। HR विथ की बात करें अगर हम, तो आप लोगों ने अगर विथ एट्रीब्यूट यूज़ किया है और आपने 40 लिखी है विथ, तो ये कम से कम ये विथ हो गई आपकी। जैसे ही आप यहाँ नंबर बढ़ाओगे वैसे ही क्या होगा, आपकी इस लाइन की विथ जो है वो इस तरीके से इंक्रीज होती जाएगी। जितनी जितनी विथ आप बढ़ाते जाओगे उतनी उतनी विथ इंक्रीज होती जाएगी। समझ में आ गया आप, क्लियर है, ओके। उसके बाद है आपका साइज के बाद हमने नो शेड एट्रीब्यूट। ओके, नो शेड अकेला वर्क नहीं करता, आपको किसी ना किसी एट्रीब्यूट के साथ इसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लाइन नहीं होगी, जब तक हमें पता नहीं पड़ेगा लाइन नहीं है, तब तक नो शेड नहीं होगा हमारा। क्लियर है। आप साइज एट्रीब्यूट लगा लो, विथ लगा लो, कोई भी एट्रीब्यूट लगा लो, उसके बाद नो शेड लिख दो, तो आपकी जो हल्के ब्लैक कलर की हो रही थी वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी लाइन, यानी जो है वो लाइन वो ज़्यादा बोल्ड नहीं होगी आपकी, ज़्यादा ब्लैक कलर ज़्यादा उसमें नहीं शो होगा। उसके बाद हम बात कर रहे थे HR कलर एट्रीब्यूट की। HR कलर एट्रीब्यूट क्या करता है, लाइन को कलर चेंज करने का वर्क करता है। अगर आपने HR कलर लगाया है तो आपकी जो लाइन है, जैसे आपने रेड लिखा है तो, सॉरी मेरे पास रेड पेन नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम पे, अगर आपने रेड लिखा है, आपने ब्लू लिख दिया है, तो आपकी जो लाइन है वो किस कलर की होगी, ब्लू कलर की होगी। अगर आपने येलो लिखा है तो लाइन येलो कलर की आएगी, रेड लिखा है तो रेड कलर की आएगी। इस तरीके से ये किसका काम हो गया, आपका कलर एट्रीब्यूट का। तो समझ में आया HR में कौन कौन से आप एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं और इन सारे एट्रीब्यूट्स का वर्क क्या है। क्लियर है इतना, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। अब हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। ओके सॉरी, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, हेडिंग एलिमेंट्स एंड इट्स एट्रीब्यूट, सॉरी इट्स एलिमेंट नहीं, इट्स एट्रीब्यूट। ओके, तो हम बात कर रहे थे हेडिंग एलिमेंट्स एंड इट्स एट्रीब्यूट। हेडिंग टैग आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि जो HTML है वो 6 टाइप की हेडिंग्स अलाउ करता है, H1 से लेके H6 तक। H1 जो होती है सबसे फर्स्ट लेवल की हेडिंग होती है, उससे बड़ी होती है। H2 उससे छोटी होती है, फिर H3 उससे छोटी, फिर ऐसे ही कहाँ तक जाती है ये H6 तक। इतना मैंने आपको बताया था। फिर मैंने इतना टॉपिक वहाँ फिनिश हो गया था। अब जो हमारा ये टॉपिक है इसमें हम बताएंगे कि H जो हेडिंग टैग है इसके साथ आपके जो एट्रीब्यूट हैं वो कौन से एट्रीब्यूट यूज़ हो सकते हैं, यानी कौन से एट्रीब्यूट आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो। तो क्लियर है हमारा, हम लोग सिर्फ अलाइंज एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं H हेडिंग के साथ, यानी हेडिंग एलिमेंट्स के साथ। आप किसी में भी यूज़ कर सकते हो। मैंने H1 H5 ले लिया, आप H2 H3 कोई भी हेडिंग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। मैंने लिया है H1 टैग, उसके बाद मैंने अलाइंज एट्रीब्यूट लगाया। मैंने एट्रीब्यूट बताए थे आपको क्या होते हैं। एट्रीब्यूट हमारे जो ऐड करते हैं वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करने का वर्क करते हैं।
ये आपका अलाइन एट्रीब्यूट मैंने लगाया जिसमें मैंने प्लेस किया सेंटर, और मैंने लिखा क्या है हेडिंग में, सैम्पल। H1 टैग क्लोज कर दिया मैंने ये वाला स्लैश ला के। मैंने आपको बताया था ये वाला स्लैश आप जब भी पुट करते हो तो ये क्या करता है, ये साइन देता है कि H1 टैग क्लोज हो गया है, और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा होता है वही अफेक्ट करेगा। अब इसके बाहर अगर आप कुछ लिख दोगे तो वो अलाइन एट्रीब्यूट उसके ऊपर नहीं लगेगा। तो मैंने लगाया H1 अलाइन सेंटर। अब ये सैम्पल जो है वो हमें कैसा दिखेगा, ना राइट ना लेफ्ट, सेंटर में। ये था आपका अलाइन एट्रीब्यूट। अगर ऐसे ही H5 पे मैं लगाती अलाइन लेफ्ट तो ये आपका सैम्पल 2 ना सेंटर ना राइट, ये किस में दिखता है आपको, लेफ्ट साइड में। समझ में आया अब इनका काम। ऐसे ही आप H1 से लेके H6 तक में किसी में भी अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है इतना? ओके गुड। नेक्स्ट और मेन टॉपिक और डिफरेंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, स्टाइल टैग्स। सॉरी, हाँ नेक्स्ट है और हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये चैप्टर बहुत छोटा और बहुत सिंपल है आपका, और इसका प्रैक्टिकल और भी सिंपल है। आप प्रैक्टिकल की ज़रूरत ही नहीं होगी मेरे हिसाब से। मैं आउटपुट आपको यहाँ बनाकर दिखा रही हूँ तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, और प्रैक्टिकल हो सकता है आप लोग खुद भी ट्राई कर लें बहुत सारे बच्चे, क्योंकि लास्ट प्रैक्टिकल का वो देखकर। ठीक है, मैं स्टाइल टैग की बात कर रही थी। तो स्टाइल टैग्स क्या होते हैं हमारे, फॉन्ट स्टाइल टैग जो वर्क करेंगे वो फॉन्ट के ऊपर वर्क करेंगे, और फॉन्ट स्टाइल टैग यानी फॉन्ट स्टाइल एलिमेंट का वर्क क्या होता है, इट चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट की जो अपीयरेंस है, जो आपका टेक्स्ट है जो आपका वेब पेज में शो होगा वो वाला टेक्स्ट, उसकी अपीयरेंस चेंज करता है, यानी वो किस तरीके का दिखेगा। ये सब चेंज करना, मॉडिफाइड करना किसका काम होता है, आपका स्टाइल टैग का वर्क होता है। स्टाइल टैग स्टाइल एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज द फिजिकल मार्कअप। इनको हम लोग फिजिकल मार्कअप के नाम से भी जानते हैं। अगर फिजिकल मार्कअप नाम का कोई वर्ड आ जाए तो आप समझ जाइएगा यहाँ पे स्टाइल टैग्स की ही बात हो रही है। क्लियर है? तो हम देखते हैं अब हमारे पास कितने टाइप के स्टाइल टैग्स हैं HTML में जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारे पास स्टाइल टैग्स ओके, अब हमारे पास जो स्टाइल टैग्स हैं वो हैं हमारे कुछ 9 टाइप्स के। मेनली अगर देखा जाए तो स्टाइल टैग्स जो हैं वो हमारे 9 टाइप के हैं। सबसे फर्स्ट हमारा हो गया बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ये मैं लास्ट चैप्टर में समझा चुकी हूँ आपको, बी टैग, आई टैग एंड यू टैग, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ओके, उसके बाद है हमारा स्ट्राइक टैग, बिग टैग, स्मॉल टैग, टैली टाइप, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। नेक्स्ट टैग आपके कौन कौन से हैं, स्ट्राइक टैग, बिग टैग, स्मॉल टैग, टैली टाइप, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। इनको लर्न कर लीजिएगा। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक टैग, बिग टैग, स्मॉल टैग, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड टैली टाइप। ये आपकी कुछ क्या है, एग्जाम्पल है फॉन्ट स्टाइल टैग के। तो इतना क्लियर है? अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो ये रहे हमारे सिंटैक्स ऑफ स्टाइल टैग। हम इनकी सिंटैक्स देखेंगे अब एक एक करके और उनका आउटपुट देखेंगे। सबसे फर्स्ट मैंने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आपसे बोल दिया है कि वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपका लास्ट लेक्चर में वो कंप्लीट हो चुका था। बात कर रहे हैं हम स्ट्राइक टैग की। तो स्ट्राइक का मीन्स क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, मे बी अगर स्ट्राइक टैग देखा हो तो बीच में जब हमारे पास जब हम लोग नोटबुक पे कुछ लिख रहे होते हैं, जैसे हमने कुछ राइट किया वो हमारा गलत हो जाता है। जैसे मैंने कुछ लिखा, कुछ भी कोई भी लेटर हो सकता है, वो हम लोग लिख रहे हैं और मिस्टेक हो गया हमसे, तो हम क्या करेंगे, उसको काट देते हैं इस तरीके से क्योंकि वो गलत हो गया है। यही हमारा क्या होता है, स्ट्राइक होता है। स्ट्राइक थ्रो भी जिसे बोलते हैं। आपकी अगर MS वर्ड में आपने फंक्शन देखा हो तो ये स्ट्राइक थ्रो के नाम से फंक्शन होगा आपका। तो इस तरीके से टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए हम किस टैग का यूज़ करते हैं, स्ट्राइक टैग। और स्ट्राइक टैग को हम एस टैग से भी लिख सकते हो और यहाँ पे स्ट्राइक भी लिख सकते हो आप। अगर मैंने लिखा है एस सैम्पल एस टैग क्लोज, तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसका सिंपली जो आउटपुट होगा आपका, ये जो सैम्पल है वो स्ट्राइक हो जाएगा, यानी इसके बीचों बीच एक मिडिल में लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। ये था आपका स्ट्राइक टैग का आउटपुट। उसके बाद है हमारा बिग टैग एंड स्मॉल टैग। बिग टैग और स्मॉल टैग जनरली आपको नाम से समझ में आ रहा होगा इसका वर्क क्या होता है। बिग मतलब ये कैपिटल लेटर नहीं लिखता, ये साइज़ में इंक्रीज़ करता है +1। जैसा आपका नॉर्मल टेक्स्ट आप लिखते हो तब तो आप साइज़ डिफाइन नहीं करते ना कि हमें किस साइज़ का टेक्स्ट चाहिए, तो आपकी जो नॉर्मल टेक्स्ट होगा उससे 1+1 यानी एक साइज़ बड़ा होगा। और स्मॉल टैग आप यूज़ करोगे तो आपका 1+1 की जगह -1 होगा, यानी स्मॉल साइज़ से एक माइनस होगा आपका, यानी थोड़ा सा छोटा होगा। इसको यूज़ कैसे करेंगे, जैसे आपने लिखा बिग सैम्पल टू बिग,
तो आपका अगर जनरली जो कंटेंट आप लिख रहे हैं वो इतना बड़ा है और आपने बिग टैग लगा दिया है, जैसे सैम्पल 2 में आपने बिग टैग लगाया है, तो वो क्या होगा, इससे साइज़ में थोड़ा बड़ा होगा, ये होगा आपका। ऐसे ही स्मॉल टैग क्या होगा, स्मॉल टैग आपने अगर लगाया है तो आपने कंप्यूटर लिखा है, तो अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके का है, इतना साइज़ है, तो कंप्यूटर लगाने के बाद इतना हो जाएगा। समझ में आ गया है? -1 +1 का डिफरेंस होता है सिर्फ नॉर्मल टैग से आपका। तो ये 3 आपके टैग क्लियर हुए। अब मैं बात कर रही हूँ टैली टाइप की। टैली टाइप का काम क्या होता है? देखो, मैं इसको आउटपुट तो नहीं ऐसे बता सकती हूँ, बट मैं ये बता सकती हूँ इसका वर्क क्या है। आप लोगों ने टाइपराइटर देखा होगा, जो हमारा मोस्टली यूज़ होता था। अब तो हम लोग कीबोर्ड यूज़ करते हैं, बट टाइपराइटर का नाम सबने सुना होगा। मोस्टली लोगों ने उसका प्रिंट भी देखा होगा कैसा निकलता है। तो टैली टाइप जो फॉन्ट होता है वो मोनोस्पेस्ड फॉन्ट लिखने के लिए यूज़ होता है। यानी जब हम आउटपुट देखते हैं अपना वेब पेज में, मैंने आपको प्रैक्टिकल में बताया था, तो आपने देखा था टेक्स्ट नॉर्मली लिखा हुआ था, बट अगर आप टी करके कोई टेक्स्ट लिखोगे तो वो बिल्कुल वैसा अपीयर होगा जैसे टाइपराइटर का टेक्स्ट होता है। जैसे टाइपराइटर में निकलता है टेक्स्ट, सेम वैसा ही आपका ये टेक्स्ट लिखेगा। अब मुझे नहीं पता कि टाइपराइटर वाले में टी किस तरीके से वो बनाते हैं, पर आपका जो टी टैग लगा के आप कंटेंट लिखोगे तो वो सेम वैसा ही शो होगा जैसे टाइपराइटर का टेक्स्ट आपका निकलता है। तो क्लियर है? अगर आप आपका पूरा पेज आप टैली टाइप में लिखना चाहते हो तो टैली टाइप लगा दो, उसके बाद पूरा पेज आप लिख लो जो भी कंटेंट है और टैली टाइप क्लोज कर दो। तो पूरा टेक्स्ट क्लोज होने से पहले और क्लोज होने के बाद और क्लोज होने से पहले का टेक्स्ट जो होगा पूरा वो आपका प्रिंट टाइपराइटर टाइप में ही लिखेगा। इतना क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं अपने मेन 2 स्टाइल टाइप की, जिसका नाम है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होते हैं? तो सबस्क्रिप्ट हमारा जो होता है वो एक कैरेक्टर है जो हमारा स्लाइटली बिलो होता है नॉर्मल टेक्स्ट से, यानी बेस जिसे बोलते हैं। आप लोगों ने बेस का कंसेप्ट पढ़ा होगा। जैसे कि ये जो 2 है, हमने कोई लेटर लिखा, ये 2 है, ये क्या है आपका सबस्क्रिप्ट है, क्योंकि ये मोस्टली जो लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे है। ऐसे ही आपकी जो पावर चढ़ती है ये आपका क्या हो जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा ऊपर है। यानी जो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा नीचे होता है वो सबस्क्रिप्ट होता है, और जो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा ऊपर होता है वो आपका सुपरस्क्रिप्ट होता है। अब इनका काम क्या होता है? जब भी आप कोई केमिकल फॉर्मूले लिखते हो, जैसे कि हम ले लेते हैं H2, सिंपल फॉर्मूला लेते हैं पहले कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। हम लोगों ने लिया CO2। अब मुझे ये लिखना है फॉर्मूला HTML कोडिंग में, तो मैं कैसे लिखूंगी? अगर मैं CO2 लिखती हूँ तो आपका जो आउटपुट है वो पूरा ऐसा आएगा, 2 इसके इक्वल में ही आएगा लाइन में, बट मुझे नीचे चाहिए, मुझे बेस में चाहिए, मुझे सबस्क्रिप्ट में चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इस 2 को, CO को तो नहीं हमें सबस्क्रिप्ट में करना है, सिर्फ 2 को करना है ना, तो 2 के पास में हमें सबस्क्रिप्ट का टैग लगाना पड़ेगा जिससे ये बेस में हो जाए। तो कैसे करोगे इसको? देखो, CO ये नॉर्मल टैग से तो हम इसका कुछ नहीं करेंगे, बट 2 हमें सबस्क्रिप्ट में चाहिए, तो हमने SUB ये वाला टैग यूज़ होता है सब के लिए। सब लगाया और लिखा 2, और सबस्क्रिप्ट को क्या किया, क्लोज किया। तो अब सिर्फ ये वाला 2, क्योंकि आपको पता है कि ओपन और क्लोज के बीच वाला ही अफेक्ट करता है सिर्फ। अब ये वाला 2 कैसे आएगा, आपका सब में आएगा, यानी आपका जो आउटपुट होगा आप कैसा होगा, ये होगा। दूसरा लिख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि H2SO4। इसमें आपके 2 बेसिस हैं, जिसमें आपका ये वाला ले लिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसमें हमें 2 और 4 ये दोनों बेस में चाहिए, यानी दोनों सबस्क्रिप्ट में चाहिए। तो H और SO का तो हम सबस्क्रिप्ट में नहीं कर सकते हैं, तो यानी हमें 2 बार सबस्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा। बट कैसे? तो सिक्वेंशियली चलो, कोई दिक्कत नहीं है 2 बार। तो आप लिखिए H, तो H तो हमारा वही रहेगा, H में तो कोई चेंजेस होने नहीं है, तो हमने H ऐसे ही लिख दिया। अब हमें क्या 2 सबस्क्रिप्ट में चाहिए, तो चलो सबस्क्रिप्ट वाला टैग लगा देते हैं, SUB और 2 और SUB क्लोज, यानी अब ये 2 सबस्क्रिप्ट में आएगा। फिर था हमारा SO। अब SO हमारा सबस्क्रिप्ट में नहीं है, तो हम इसको नॉर्मली लिख देते हैं। अगर आप सबस्क्रिप्ट टैग क्लोज नहीं करते, SO लिख देते, तो ये 2 के साथ में आता नीचे बेस में आपका। क्लियर है? SO के बाद आपका 4 आ गया, तो अब हमने क्या किया, फिर से सब टैग लगाया और 4 लिखा, और सब टैग आपने क्या किया, क्लोज किया। अब आपका 4 भी क्या आएगा, बेस में आएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपका, H2SO4।
समझ में आया होगा शायद सबस्क्रिप्ट। मैं कुछ एग्जांपल्स और दूंगी आपको जिनको आपको कंप्लीट करके बताना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, एसिटिक एसिड का ले लो, उसमें भी बेस होता है, नाइट्रिक एसिड ले लो आप लोग, या अमोनियम क्लोराइड ले लो। आप लोगों ने सबने केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप लोगों को बहुत सारी फॉर्मूले अपने आप मिल जाएंगे। तो जितने भी आपको अपने माइंड में जितने भी आते जा रहे हैं उन सबका आप सबस्क्रिप्ट बनाने की कोशिश करिएगा। जितने भी आपके माइंड में नहीं भी आ रहे तो आप बुक की हेल्प से कुछ भी ले सकते हो। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको होमवर्क में इसको दे दूँ। अब बात कर रहे हैं हम सुपरस्क्रिप्ट की। सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है, टेक्स्ट अबव होता है नॉर्मल लाइन से। तो हम ले सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab। वैसे 2ab का कोई काम नहीं है, हम a² प्लस b² लेते हैं क्योंकि इन्हीं दोनों में क्या है, स्लाइटली अबव है टेक्स्ट हमारा। अब ये कैसे लिखे जाएंगे, सेम वैसे ही जैसे सब हुआ वैसे ही सुपरस्क्रिप्ट होगा, बट कैसे होगा तो हम देखते हैं। अब ए हमारा सुपरस्क्रिप्ट में नहीं है तो हमें नॉर्मल लिखना पड़ेगा, बट 2 हमारा सुपरस्क्रिप्ट में है तो चलो सुपरस्क्रिप्ट वाला हमने टैग लगा दिया और ये 2 लिखा उसके अंदर, और सुपरस्क्रिप्ट वाला टैग हमने क्या किया, क्लोज किया। अब प्लस और बी दोनों ही हमारे क्या है, सब सुपरस्क्रिप्ट में नहीं है, तो प्लस और बी हमने नॉर्मल लिखे। बटे वाला 2 सुपरस्क्रिप्ट में है तो हमने क्या किया, फिर से सुपर वाला टैग लगाया, सॉरी पी है ये, और फिर 2 इसके अंदर लिखा और सुपरस्क्रिप्ट को क्या किया, क्लोज किया। अब ये क्या हो गया है हमारा, ए नॉर्मल लिखा जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट के अंदर 2 है, क्लोज और बंद, क्लोज और ओपन के बीच में, तो ये ऊपर चला गया। फिर हम आ गया है तो प्लस बी नॉर्मल है। अब ये भी क्या है हमारा, अबव है, तो ये समझ में आया। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्लियर है इतना, ओके। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी कंप्लीट करने के लिए, उनको कंप्लीट करिएगा। आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो गया है। इतना ही चैप्टर था आपका जिसमें कुछ आपके एट्रीब्यूट्स और कुछ टैग के बारे में बताए गए थे। चैप्टर 4 फिनिश हो गया है। मैं कोशिश करूँगी कि आपका प्रैक्टिकल करा दूँ नेक्स्ट चैप्टर से पहले, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर 5th। वो भी आपके HTML के कंसेप्ट के ऊपर रिलेट करता है, जिसमें से और आपको थोड़ा सा ग्राफिक्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो क्लियर है इतना, ओके। ट्राई करिएगा सारे टैग आप लोग बनाने की, कुछ मैथमेटिक्स के फॉर्मूले ले लीजिएगा, कुछ केमिकल फॉर्मूले ले लीजिएगा, ठीक है। आप जितना सॉल्व करने की कोशिश करोगे आप उतना ही डीपली उसको समझ पाओगे। क्लियर है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग, तब तक आप इस टॉपिक को कंप्लीट करिएगा। ओके, गुड बाय ऑल।